नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे पहले तो हाइलाइट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या खास बातें रही, फिर विस्तार से उन पे बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पर्चा भरवाने गए, खींवसर, सलूबर और चौरासी। कल वो 4 सीटों पर गए थे, दौसा, देवली उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू। आज अशोक गहलोत भी मैदान में उतरे, डोटासरा के साथ 2 जगह पर्चा भरवाने गए, दौसा और देवली उनियारा। आज का एक प्रमुख हाईलाइट ये है कि जहां मान रहे थे कि देवली उनियारा में डायरेक्ट फाइट होगी, वहां नरेश मीणा जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे, टिकट मांग रहे थे, उन्होंने बगावत कर दी और उनकी बगावत से त्रिकोण संघर्ष के आसार बन गए। लेकिन अभी नाम वापस लेने की तारीख है। आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी, कल नाम की जांच होगी, उसके बाद वापस लेने की तारीख है। हो सकता है कि इनमें मान मनोवर हो जाए। अगर नहीं हुई तो नरेश मीणा भी एक त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का की हैसियत रखते हैं। बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चुनाव में जब वोटिंग पड़ती होती है तो आखिरी दिन वोट डालते वक्त वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। लोग वोट बेकार नहीं, पानी में नहीं फेंकना चाहते, कुएं में नहीं डालना चाहते, कहते हैं कि जीतने वाले को देंगे या हराने के लिए वोट देंगे। तो ऐसा कोई पोलराइजेशन होता है तो वो तीसरा कैंडिडेट पीछे चलता है। लेकिन अभी नरेश मीणा भी एक कंटेंडर बन गए हैं। बाकी बातें तो बहुत सारी कल मैंने की थी आपसे, और ये कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 सीटों पर उपचुनाव है, 1 पर बीजेपी जीती थी, 4 पे कांग्रेस जीती थी, 1 पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीती थी, खींवसर में खुद हनुमान बेनीवाल जीते थे, 1 पर 84 में बाप जीती थी। तो अब कोई कितनी भी जीत ले, बीजेपी 114 से 120 हो जाए, 6 जीत जाए, तो कांग्रेस 6 जीत जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो प्रतिपक्ष में ही रहेंगे, सत्ता में आने से रहे, नेता प्रतिपक्ष है उनके पास में, संवैधानिक रूप से वो बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। कल मैंने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन राजनीतिक दलों को, नतीजा चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज मैं एक नई बात कहूँगा, सबसे आखिर में जाकर आपको बताऊँगा कि पार्टियों पर फ़र्क पड़े ना पड़े, नेताओं के कद पर फ़र्क पड़ेगा। खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल और किरोड़ीलाल मीणा पर फ़र्क पड़ेगा, खुद हनुमान बेनीवाल पर फ़र्क पड़ेगा, और डोटासरा गहलोत पर फ़र्क पड़ेगा, सचिन पायलट पर फ़र्क पड़ेगा। ये बात मैं तफसील से आपसे बात आज करूँगा। सबसे पहले आज जो नामांकन भरवाए गए, आप परिदृश्य देख रहे हैं सामने, और ये भजनलाल हैं, खींवसर गए सबसे पहले नामांकन भरवाने। खींवसर में इन्होंने रेवंत राम डांगा जो मात्र 2000 वोट से हारे थे पिछली बार हनुमान बेनीवाल से, उनको बड़ा सशक्त प्रत्याशी माना जाए, उनका पर्चा भरवाया। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं, मदन राठौड़ तो साथ रहते ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी छाया की तरह साथ लगे मुख्यमंत्री के। अब ये रेवंत राम डांगा अब कितनी बड़ी चुनौती, क्या पहले जैसी चुनौती पेश कर पाएंगे या उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस नहीं लड़ी, अब कांग्रेस लड़ेगी। तो वो एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा, खासतौर पे चूंकि हनुमान बेनीवाल जो सांसद है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। इन पर्चे नामजदगी की जो नामांकन सभाएं थी उनमें 3 जगह वो गए थे, खींवसर, सलूबर और 84। तो मुख्यमंत्री ने आज अपनी क्या तकरीर पेश की, सुनते हैं। खींवसर में रेवत राम जी की नामांकन सभा में आए हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि चुनाव तो आज है, लेकिन चुनाव हारने के बाद रेवत राम जी हमेशा मेरे को अगर कहीं मिलने गए तो खींवसर की समस्या को लेकर के मिलने गए। हर बार आते हैं 1, 2, 4 कागज लेकर के आते हैं, उनको इतनी चिंता है। आज वो नामांकन के लिए आए, फिर भी मेरे को 4-5 कागज उन्होंने पकड़ा दिए हैं। अब देखिए कि क्षेत्र की कितनी चिंता करने वाले हैं कि आज नामांकन उन्होंने किया है, नामांकन की यह सभा है, लेकिन 4-5 कागज आते ही आते मेरे को
कि साहब ये भी होना चाहिए, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है उसको दीजिए। 4-5 कागज लगातार मेरे को दिए हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जमीन से जुड़ा हुआ वो कार्यकर्ता होगा, वो आपके दुख को, दर्द को पहचानेगा, जानेगा और समाधान करने की पूरी कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्याशी को ऐसे प्रस्तुत किया कि कितना जनता से जुड़ाव है कि आज भी वो कागज लेकर आए, समस्याएं लेकर आए, भरे नामांकन भरने आए हो। तो ये अपने उम्मीदवार को प्रस्तुत करने का एक नया तरीका। आज खुद अशोक गहलोत मैदान में उतरे, डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के, उनके साथ दौसा भी गए और उसके बाद देवली उनियारा भी गए। दौसा में डीडी बैरवा का पर्चा भरवाया उन्होंने, अशोक गहलोत ने, और देवली उनियारा जाकर केसी मीणा का कांग्रेस से पर्चा भरवाया। दौसा में खास बात ये थी कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में फटकारे लगाते थे, कभी बांसवाड़ा डूंगरपुर जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कांग्रेस के, आज उन्होंने फिर फटकारे लगाए दौसा में। ये दरअसल ग्रामीण जनता को आकर्षित करने का, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं ठाकुर जान को हूँ, थामे से हूँ, ये बताने के लिए वो ऐसा करते हैं ताकि वो उनसे एकात्मता महसूस करें कि हम ये एक जैसे हैं। तो आइए सबसे पहले डोटासरा के फटकारे देखते हैं, फिर अशोक गहलोत ने क्या कहा इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद माननीय अब इस जोश से बच के कहाँ जाओगे। डोटासरा ने आज थोड़े कम लगाए फटकारे, लेकिन लगाए जरूर। अशोक गहलोत ने क्या कहा आइए सुनते हैं, क्योंकि यहाँ किरोड़ीलाल मीणा के भाई बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी मंत्री रह चुकी पहले अशोक गहलोत की सरकार में, इसलिए ये विचित्र संयोग है कि आज उन्हीं किरोड़ीलाल मीणा के भाई के खिलाफ नामांकन भरवाने आए, जिन किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी को उन्होंने मंत्री बना के रखा अपने मंत्रिमंडल में। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने। और क्योंकि इनके बाद कहना कुछ नहीं, 11 महीने हो गए सरकार लगभग, और कुछ गवर्नेंस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। किसी गांव में चले जाओ, लोग हमारी सरकारी योजना को लोग याद कर रहे हैं। ये तो आपको मैं कह रहा हूँ, किसी गांव में चले जाओ, उसका मतलब क्या है। तो इनको चाहिए कि हमारी योजना बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजना थी, चिरंजीव कमज़ोर कर दिया, अन्नपूर्णा किट बंद कर दिया, पेंशन टाइम पे आ नहीं रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो सब क्षेत्रों में विकास काम रुक गए। कॉलेज की बिल्डिंग, तहसील बिल्डिंग, एक माहौल बन गया था विकास का, वो ठप हो गया। तो इनको चाहिए कि सब काम छोड़ के गुड गवर्नेंस पे ध्यान दे, उससे जनता का भला होगा। सलाह दी अशोक गहलोत ने, गुड गवर्नेंस पे ध्यान दो। 11 महीने में कुछ नहीं किया, हमारी योजनाओं को लोग याद कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और शायद वो अपनी योजनाएं इन उपचुनाव में हर भाषण में दोहराएंगे भी, याद भी दिलाएंगे लोगों को। और कैसे 8 रुपये में खाना और कैसे स्वास्थ्य की रक्षा और सब बातें, वो अब उपचुनाव होगा तो सातों जगह सभाएं भी होंगी, गर्मा गर्मी भी होगी, वो वक्त भी याद किया जाएगा अशोक गहलोत के द्वारा अपना, और 11 महीने का जो काम है वो मुख्यमंत्री दोहराएंगे बार बार। पर्चे लीक खास तौर पर हाईलाइट होगा। आज एक बड़ी घटना ये हुई, कल तक हम मान रहे थे कि दौसा और देवली उनियारा ऐसी सीट है जहाँ पे डायरेक्ट फाइट होगी, रामगढ़ में भी डायरेक्ट फाइट होगी, लेकिन मानते थे कि झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा पूर्व मंत्री मैदान में डटे रहेंगे निर्दलीय, तो वो त्रिकोणात्मक बना सकते हैं संघर्ष को। वो उस पर भी मैं जाऊंगा बाद में, क्योंकि वो एक अलग समीकरण है कि दोनों प्रत्याशी जाट हैं। एक शीशराम ओला के परिवार से हैं, वर्तमान सांसद के बेटे, और दूसरे राजेंद्र बाबू बीजेपी से। इसलिए जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं राजेंद्र गुड़ा, वो ये कि जैसा एक गैर जाट ध्रुवीकरण हो गया था हरियाणा में अभी इस चुनाव में, ऐसा कोई गैर जाट ध्रुवीकरण वो कर पाए तो
तो वो शायद अपने लिए कोई राह बना पाएंगे। इस उम्मीद के सहारे वो मैदान में उतरे। अब आने वाले वक्त में देखते हैं, उनकी उम्मीद कायम रहती है, वो विड्रॉ नहीं करते हैं, डटे रहते हैं मैदान में, या कि इस पक्ष से या उस पक्ष से बात करके वो हट जाते हैं। क्या बात होती है दोनों के बीच, तीनों के बीच, कौन उनको ले जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेश मीणा कांग्रेस के जो एक सीरियस कंटेंडर थे टिकट के, वो आज मैदान में उतर गए। नरेश मीणा नामांकन पत्र भरा, नौजवान है और वो टिकट मांग रहे थे बहुत ज़ोर शोर से। केसी मीणा को टिकट दे दिया गया। केसी मीणा हिंदुस्तान जिंक में अजमेर प्लांट के प्रभारी थे। विधानसभा चुनाव में वो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, अब कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। हरीश मीणा ने उनको खास तौर पर सचिन पायलट से बात करके और टिकट दिलवाया है। अब देखने वाली बात यह है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या नरेश मीणा मैदान में डटे रहते हैं, नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो क्या मीणा वोटों का पोलराइजेशन ब्रेक कर पाएंगे वो? आज नरेश मीणा जब चुनाव सभा चल रही थी कांग्रेस की, उस वक्त उनके समर्थक कांग्रेस की सभा की तरफ बढ़ रहे थे, उनको रोका पुलिस ने। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि पुलिस से झड़प हो गई नरेश मीणा के समर्थकों की, तनातनी हो गई और उग्र हो गया वातावरण थोड़ा सा। पर इस सभा में कोई विघ्न नहीं पड़ा। और क्या नरेश मीणा पोलराइजेशन को ब्रेक कर पाएंगे? एक सवाल तो ये उनके खड़े होने से। और इस तरह क्या वो कांग्रेस को डैमेज कर पाएंगे, या कि केवल चंद समर्थकों को लेके बस एक धारा नहीं बनने देंगे, बहुत प्रबल धारा जो बन जाती है एक जाति की कट्टरता से, वो नहीं बनने देंगे। शायद ऐसा कर सकते हैं कुछ। सीरियसली उसको डैमेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अदरवाइज ये चुनाव राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से और केसी मीणा कांग्रेस से, गुर्जर वर्सेस मीणा दो बड़ी जातियां हैं। और इसमें खास बात यह कि सचिन पायलट जो गुर्जरों के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस में हैं, विधायक भी हैं टोंक से। तो वो क्या सचिन पायलट बीजेपी के एक गुर्जर नेता के प्रत्याशी के खिलाफ गुर्जरों के वोट कांग्रेस को डलवा पाएंगे मीणा प्रत्याशी के लिए? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है देवली उनियाला की सीट पर, जिस पर आने वाले वक्त पता चला। इस वक्त सचिन पायलट लंदन में है, अभी उनके आने का कोई कार्यक्रम नहीं पता कि वो कब आ रहे हैं। उनके निकटस्थ सूत्रों से मैंने पूछने की कोशिश की, पता नहीं चल पा रहा है कि वो कब भारत आएंगे। इसलिए अभी कह नहीं सकते कि वो उपचुनाव वोट पड़ने से पहले आएंगे नहीं आएंगे, भाग लेंगे नहीं लेंगे, शिरकत करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जब वो आ गए तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि उनके अपने इलाके से, जहाँ से वो विधायक हैं टोंक, उसी जिले की एक सीट पर उपचुनाव में मीणा प्रत्याशी के लिए बीजेपी के गुर्जर प्रत्याशी के खिलाफ गुर्जरों के वोट डलवा पाएँ या नहीं डलवा पाए, ये देखने वाली बात होगी। और नरेश मीणा अगर खड़े रहते हैं तो क्या वो किस्तूर चंद मीणा जो केसी मीणा है उनके पोलराइजेशन को रोक पाएंगे, मीणा वोटों के पोलराइजेशन को? ये दूसरा यक्ष प्रश्न है इस आज के हालात में। नामांकन वापसी की बात फिर एक बार बात करेंगे, क्या परिस्थिति बनती है। अब मैं बात आपसे ये करना चाहता हूं कि दौसा चुनाव में मैंने 1977 के बाद, मैं 1977 से राजनीति को देख रहा हूं, चुनाव कवर कर रहा हूं, 1977 की जनता लहर के समान जमाने से। मेरी याददाश्त में ऐसा मौका कभी नहीं पड़ा कि किसी जनरल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस या दोनों प्रमुख पार्टी, तब जनता पार्टी होती थी, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी एससी और एसटी से आए हों जनरल सीट पर, और जनरल सीट का कोई प्रत्याशी नहीं। ये मेरे लिए अचंभे की बात भी है। और ये एक राजनीति के लिहाज से, जहाँ जनरल सीट पर तो माना जाता है कि जिनको बनिए ब्राह्मण कहते हैं हम और राजपूत कहते हैं, ये सब लोग उतावले रहते हैं, गुर्जर भी उसमें शामिल है, माली भी शामिल है, कि हम जनरल सीट पर चुनाव लड़ें। और दोनों पार्टियां, एक पार्टी ने जगमोहन मीणा को टिकट दिया, वो समझ में आता है, किरोलाल मीणा के छोटे भाई हैं। किरोलाल मीणा यहाँ से सांसद भी रहे, राज्यसभा मेंबर भी रहे, कई जगह से विधायक रहे और बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उनके भाई उनका चुनाव संभालते रहे। मीणा दौसा एक तरह से उनका गृह जिला है, तो इसलिए जगमोहन मीणा को कांग्रेस से टिकट दे दिया। उसकी भी एक अलग लॉजिक है जो मैं बताऊंगा एक दिन कैलकुलेशन में आपको, कि जगमोहन मीणा को क्यों टिकट दिया गया। और अगर मीणा वोट कांग्रेस से नहीं लाए जाते, अगर दूसरे सवर्ण जाति को टिकट देती बीजेपी, तो मीणा, एससी, मुस्लिम और गुर्जर चारों वोट एक तरफ पड़ते कांग्रेस के साथ। इसलिए बीजेपी ने इसका अध्ययन करके ये फैसला लिया। वो अलग विषय, किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बार जीवन में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 48 साल के मेरे पत्रकारिता के जीवन में, कि पहली बार किसी जनरल सीट पर कोई जनरल प्रत्याशी कंटेंडर नहीं है, सीरियस कंटेंडर नहीं है,
दोनों बड़ी पार्टियों ने एससी और एसटी का प्रत्याशी, रिजर्व क्लास का प्रत्याशी खड़ा कर दिया और चॉइस है इनमें से एक को चुनना है। अब सबसे बड़ी बात कि हरियाणा ब्राह्मण खास तौर पर दौसा में चर्चा कर रहे हैं, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। इनकी बैठकों का दौर जारी है, आज भी बैठक थी, कल भी और बैठक होने वाली है। विप्र फाउंडेशन भी सक्रिय हो रहा है, वो भी तय कर रहा है कि क्या कहे अपने फॉलोअर्स को, अपने समर्थकों को, अपने सहयोगियों को, साथियों को। तो अभी इस पर एक्सरसाइज चल रही है, जनरल कास्ट एक्सरसाइज कर रही है कि इस पलड़े में बैठे या उस पलड़े में बैठे। सरकार बीजेपी की है, 4 साल उन्हीं की सरकार चलनी है, उनसे काम पड़ेंगे, ये सारी बातें अलग है। और बीजेपी ने जगमोहन मीणा को टिकट दिया, ये विषय अलग है। तो दौसा चुनाव में क्यूलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो वहाँ से सांसद रहे, वो वहाँ से विधायक रहे दौसा जिले से, और वो कोलमा जी विधायक रही हैं, और उनका भतीजा विधायक है पास की एक सीट से, और उनका गढ़ है दरअसल ये जिला प्रमुख रहे हैं खुद क्यूलाल मीणा। तो इसलिए, लेकिन ये सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का भी गढ़ था, इसलिए सचिन पायलट के फॉलोअर्स की कमी नहीं है दौसा में। अब जब सचिन पायलट के प्रमुख समर्थक मुरारीलाल मीणा ने अपने घर से किसी व्यक्ति को लड़ाने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मीणा प्रत्याशी उतरेगा तो भी वोट पोलराइजेशन क्यूलाल मीणा के पक्ष में जाएगा, बहुसंख्यक वोट उधर जाएंगे मीणा समाज के। उनका फैसला और सोच उनकी जगह सही था। लेकिन अब जो नई परिस्थिति बनी है, इसमें क्यूलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, और जगमोहन मीणा के हार जीत से क्यूलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता का, जो बहुत ही उग्र एग्रेसिव जनता के मुद्दों पर सड़क पर लड़ाई लड़ने वाले, और कुछ विवादास्पद भी कह सकते हैं उनको कई मामलों में, अपनी सरकार में मंत्री रहते हुए ज्ञापन देने चले जाते हैं, एसीबी में चले जाते हैं प्रमाण देने भ्रष्टाचार के। तो उनके जैसे व्यक्ति का भविष्य भी एक तरह से दांव पर है, क्योंकि उनका जो कद है, अगर जगमोहन मीणा सफल होते हैं तो उसमें 4 चांद लगेंगे। उन्होंने मांग कर लिया ये सीट को, लेकिन अगर नहीं सफल होते हैं तो फिर उनकी सारी जो राजनीति उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसलिए कल जो मैंने बात कही थी कि पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आज मैं इस तरह से परिवर्तित कर रहा हूँ कि नेताओं के कद पर फर्क पड़ेगा, कद्दावर नेताओं के खासतौर पर। इसलिए क्यूलाल मीणा के लिए दांव पर है, और सचिन पायलट के लिए इसलिए देवली दांव पर है। दौसा तो है, लेकिन दौसा में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं इस वक्त, वो क्योंकि खुद टोंक से एमएलए हैं, और टोंक से बीजेपी का गुजर प्रत्याशी मैदान में है, और आपने कांग्रेस ने मीणा प्रत्याशी किया है, तो गुजरों के वोट सचिन पायलट के नेतृत्व में क्या कांग्रेस को पड़ सकते हैं दौसा में, इसमें देवली उनियारा में? ये प्रश्न भी सचिन पायलट के कद को तय करेगा। अगर सचिन पायलट गुजरों के मत देवली उनियारा में कांग्रेस को दिलवाने में सफल हो गए तो उनका कद आज से कई गुना ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं हो पाए तो फिर वो गुजरों के एक छत्र नेता है, इस बात पर भी प्रश्नार्थक चिन्ह लगेगा। अब मैं बात करता हूं बीजेपी की। प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, मुख्यमंत्री भी नए इसलिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विधानसभा का उपचुनाव पहला है। मुख्यमंत्री इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, इस शहर से उस शहर तक, इस देश से उस देश तक लगातार दौड़ते रहे, भागते रहे, 11 महीने का कार्यकाल। तो नए मुख्यमंत्री का पहला उपचुनाव, नए प्रदेशाध्यक्ष का पहला उपचुनाव मदन राठौड़ का, और नए प्रदेश प्रभारी अग्रवाल जो हैं, जिन्होंने एक दिन कह दिया था कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं, एक ही सीट थी हमारे पास, तो उनका भी पहला उपचुनाव, उनकी पहली अग्नि परीक्षा। तो ये 3 लोग अग्नि परीक्षा में हैं इस वक्त। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव आगे आ गया। मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बनने के 11 महीने बाद ये उपचुनाव है 7 सीटों पर, और राधा मोहन अग्रवाल जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, नए प्रदेश प्रभारी, उनके कार्यकाल में पहला चुनाव है। तो इन तीनों का कद और पद भी एक बार तो दांव पर है कि ये 7 उपचुनाव में क्या करके दिखाते हैं। 11 महीने के शासन, नए प्रदेश अध्यक्ष, और घूम घूम कर प्रदेश प्रभारी के 7 सीटों पर सर्वे करके दिए गए टिकट के बाद अब क्या नतीजा निकल के आता है। बीजेपी एकजुट होती है, नहीं होती है, और एकजुटता, हालांकि शुरुआती दौर में सफलता मिली उनको, उन्होंने बगावत को रोक दिया है, बगावत नहीं होने दी, खुलेआम सड़क पर जो आने वाला था असंतोष वो नहीं आने दिया, लेकिन क्या भीतरगात भी रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
इसके अलावा तीसरा जो दांव पर है सबसे बड़ा, वो हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक पद और कद है। वो अपनी पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हैं और सांसद हैं नागौर से, ज्योति मिर्जा को हराया। अब हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई के स्थान पर इस बार अपनी पत्नी को चुना है टिकट के लिए, तो कनिका बेनीवाल लड़ रही हैं। और सामने जो 2000 वोट से हारे थे मात्र, रेवतराम डागा, वो बीजेपी कैंडिडेट हैं। और आईपीएस जो गोदारा हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर गोदारा, डॉक्टर चौधरी, वो चुनाव मैदान में हैं। तो इसलिए डॉक्टर रतन चौधरी भी महिला और कनिका बेनीवाल भी महिला और रेवतराम डागा जो पहले 2000 वोट से हारे मात्र, तो अब इस वक्त, और भाई को टिकट नहीं दिया है। भाई को टिकट नहीं देने से परिवार के अंदर कोई है डिस्प्यूट या नहीं है, हम नहीं जानते अभी इस वक्त, लेकिन पत्नी को उतारा है। तो हनुमान बेनीवाल की साख और प्रतिष्ठा दांव पर है। खींव सर की अपनी जीती हुई विधानसभा सीट को इस्तीफा देकर खाली किया, पत्नी को मैदान में उतारा, और अब अगर वो नहीं जिता पाए तो भले वो लोकसभा में बैठेंगे, नागौर का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अपनी खींव सर सीट पर वो उनकी साख को नहीं बचा पाएंगे अगर वो हार गई तो पत्नी उनकी, क्योंकि पत्नी को लड़ाना बहुत बड़ा दांव होता है। तो दांव पे लगा दिया उन्होंने। इसलिए किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, डोटासरा भी मैं कहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो एक चुनाव विधानसभा का पूरा करा चुके, लोकसभा चुनाव करा चुके, इसलिए उनका ऐसा कुछ दांव पर नहीं है। लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, और उसके बाद सबसे अंत में मैं नाम जिक्र करना चाहता हूँ, जो भी मैंने किया, हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसलिए उनके लिए ये अग्नि परीक्षा का दौर है, प्रतिष्ठा का सवाल है। सांसद होकर भी उनका सांसदी का मज़ा खराब हो जाएगा अगर वो खींव से सीट नहीं जीत पाए तो। इसलिए इन नेताओं के पद पर, प्रतिष्ठा पर, कद पर फर्क पड़ेगा। और साथ में कहना चाहता हूँ, ब्रजेंद्र ओला, जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं झुंझुनू से, अगर ब्रजेंद्र ओला के सांसद रहते हुए शीशराम ओला की पुश्तैनी सीट पर, उनके पिताजी शीशराम ओला दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हुए, और ब्रजेंद्र ओला की परिवार की परंपरागत सीट पर अगर उनके बेटे नहीं जीत पाते हैं, अमित ओला, राजेंद्र बांबू हालांकि बीजेपी कैंडिडेट हैं, जो पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हो गए थे बगावत करके, और उनकी वजह से बीजेपी की हार सुनिश्चित हुई थी। राजेंद्र बांबू को फिर टिकट दिया गया, क्योंकि इसको इस पिछले चुनाव से पहले टिकट दिया गया था एक बार। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा मैदान में है। राजेंद्र गुढ़ा किसके वोट काटेंगे, किसको मदद करेंगे, इस पर चर्चा हम तभी कर सकते हैं जब वो मैदान में डटे रहें। आज चर्चा का कोई फ़ायदा नहीं, पर वो क्या देख रहे हैं ये मैंने आपसे जिक्र किया। गैर जाट वोटों का पोलराइजेशन करने की उम्मीद में उन्होंने नामांकन भरा है। अगर उनको ऐसे सपोर्ट मिला तो मैदान में बने रहेंगे, नहीं तो दोनों पक्ष में से कोई पक्ष जो अपना नुकसान होता देखेगा उनसे बात करेगा, और उनसे बात उनकी बन गई तो वो जिस बात के लिए जाने जाते हैं मैदान भी छोड़ देंगे। तो ये सब कुछ आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे, चर्चा करेंगे। ऊँट किस करवट बैठ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके खिलाफ है, क्या सामाजिक एकजुटता हो रही है, विघटन हो रहा है, टूटन हो रही है, कौन सा समाज किस तरह का फैसला ले रहा है, इस पर हम लोग आपसे निरंतर चर्चा करते रहेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।